दोस्तों, तुर्की और ब्रिटेन के बीच हुआ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता। 8 अरब पाउंड की इस डील से तुर्की को मिलेंगे 20 ताकतवर यूरोफाइटर टाइफून जेट। इस सौदे ने इजराइल, ग्रीस और साइप्रस की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली चैनल ने जारी किया यहिया सिनवार का नया वीडियो। गाजा में उनके आखिरी पलों की झलक दिखाने वाला ये फुटेज सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है और लोग उनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। दिखाएंगे क्या है वो वीडियो और लोग इस पर क्या कह रहे हैं। और इसी बीच इजराइल की सैन्य तकनीक कंपनी अब यूएई में खोलने जा रही है अपनी पहली विदेशी शाखा, जिससे खाड़ी में इजराइल के बढ़ते प्रभाव को लेकर अरब जगत में हलचल तेज हो गई है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की और ब्रिटेन के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। दोनों देशों ने 8 अरब पाउंड यानी करीब 10.7 अरब डॉलर की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत तुर्की को ब्रिटेन से 20 यूरोफाइटर टाइफून जेट मिलेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोमवार को अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात के दौरान इस डील पर साइन किए। तुर्की को यह ताकतवर लड़ाकू विमान मिलने से इजराइल, ग्रीस और साइप्रस की चिंता बढ़ना तय है, क्योंकि इन देशों के साथ तुर्की के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने इस डील को ब्रिटेन के वर्कर्स, डिफेंस इंडस्ट्री और नाटो सुरक्षा के लिए बड़ी जीत बताया है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि यह पिछले 20 सालों में लड़ाकू विमानों के निर्यात का सबसे बड़ा सौदा है। इससे आने वाले वर्षों में ब्रिटेन में हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस समझौते को ब्रिटेन के साथ रणनीतिक साझेदारी का नया प्रतीक बताया। यह डील दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत का नतीजा है। जुलाई में ब्रिटेन और तुर्की ने 40 टाइफून जेट्स की खरीद के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर साइन किए थे। पहले विमान की डिलीवरी 2030 में होने की उम्मीद है। यह ब्रिटेन के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि 2017 के बाद यह टाइफून जेट का पहला नया ऑर्डर है। अंकारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, 20 टाइफून जेट की यह डील हमारे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगी। ये ब्रिटेन और तुर्की दोनों के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। मुझे गर्व है कि ब्रिटिश टाइफून आने वाले कई सालों तक तुर्की वायुसेना की रीढ़ बनेंगे और ये नाटो के दक्षिण पूर्वी हिस्से की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल यूरोफाइटर टाइफून जेट का निर्माण ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन मिलकर करते हैं, इसलिए यह सौदा इन सभी देशों की मंजूरी पर निर्भर था। ब्रिटेन को इस डील के लिए इटली, जर्मनी और स्पेन से भी अनुमति लेनी पड़ी। आपको बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून का लगभग 37% हिस्सा ब्रिटेन में बनाया जाता है और इसकी अंतिम असेंबली BAE सिस्टम्स के लंकाशायर स्थित वार्टन और सैमलेस बड़ी संयंत्रों में की जाती है। इस तरह यह सौदा न केवल तुर्की की वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि ब्रिटेन के रक्षा सहयोग के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल की सार्वजनिक प्रसारण संस्था ने हमास प्रमुख यहिया सिनवार का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। संस्था के मुताबिक ये वीडियो एक्सक्लूसिव है और इसमें सिनवार को उनकी शहादत से ठीक पहले के दिनों में दिखाया गया है। बताया गया है कि यह वीडियो गाजा में एक इजरायली सैनिक के कैमरे से मिला, जिससे उसकी मौत के बाद बरामद किया गया। वीडियो कुछ सेकंड का है, जिसमें यहिया सिनवार काले रंग की अबाया यानी लंबा चोगा पहने हुए दिख रहे हैं। वे रफा शहर के तबाह हुए घरों के मलबे के बीच सावधानी से चलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो सिनवार के आखिरी लम्हों तक उनके हौसले और बहादुरी का सबूत है। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने इसे इजराइल के मनोवैज्ञानिक जंग का हिस्सा बताया, जिसमें दुश्मन के हौसले तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कई ब्लॉगरों और विश्लेषकों ने कहा कि यह वीडियो ये भी दिखाता है कि यहिया सिनवार शुरू से ही मैदान में मौजूद थे, अपने लड़ाकों के साथ उसी मुश्किल हालात में रहकर खुद जंग की अगुवाई कर रहे थे। यह उनके अटल हौसले और नेतृत्व क्षमता की झलक देता है। कुछ लोगों ने यह भी गौर किया कि वीडियो में इजरायली सेना की पानी की बोतलें भी दिखाई दे रही है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि सिनवार उस घर में दाखिल हुए थे जहां पहले इजरायली सैनिक रह चुके थे। ये बात साबित करती है कि
वे लड़ाई के मोर्चे पर खुद मौजूद थे, ना कि किसी सुरक्षित ठिकाने पर छुपकर बैठे थे। कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया कि ये फुटेज किसी शहीद फिलिस्तीनी लड़ाके के कैमरे से मिली हो सकती है जो युद्ध के दौरान मारे गए। कई पर्यवेक्षकों ने यह भी सराहा कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने अपना चेहरा और हाथ ढक कर रखा था, जिससे इस्राएल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स उनकी पहचान सही से नहीं कर पाई। इसे उन्होंने रणनीतिक बुद्धिमानी का उदाहरण बताया। कई लोगों ने कहा कि यहिया सिनवार ने अंत तक डटे रहने और अपने मकसद से समझौता न करने की मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी कौम और मकसद के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया और आज भी उनकी शहादत बहादुरी, ईमान और हक पर डटे रहने का प्रतीक मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी शहादत की पहली बरसी पर 16 अक्टूबर को इजरायली सेना ने सिनवार की लाश की एक नई तस्वीर जारी की थी, जिसमें वो अपनी सैन्य वर्दी में मलबे में लेटे हुए दिख रहे थे। ये वही घर था जहां इजरायली सेना ने गाजा में उन्हें निशाना बनाया था। वैसे उनकी इस बहादुरी पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों, इजरायली सैन्य तकनीक कंपनी कॉन्ट्रोप प्रिसीशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अपनी पहली विदेशी शाखा कॉन्ट्रोप एमिरेट्स लिमिटेड खोलने जा रही है। ये कदम इजरायल के रक्षा उद्योग के यूएई में बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला इजरायल की सरकार ने सुरक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद लिया है। बताया जा रहा है कि इस शाखा में सभी अहम जानकारियों की सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई सेंसिटिव सैन्य जानकारी अरब देशों तक न पहुंचे। कंपनी का दफ्तर अबू धाबी में होगा। कंपनी की कमान एक इजरायली सीईओ के हाथ में होगी, जबकि इसका पूरा मालिकाना हक इजरायल के पेरेंट कंपनी के पास ही रहेगा। अब सवाल ये कि ये कंपनी आखिर बनाती क्या है, तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रोप उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और प्रिसीशन मोशन कंट्रोल सिस्टम बनाती है, जिनका इस्तेमाल निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, बॉर्डर कंट्रोल और ड्रोन ऑपरेशन में होता है। इसके सिस्टम्स का उपयोग इजरायल, अमेरिका के बॉर्डर एजेंसियों और कई विदेशी सेनाओं द्वारा किया जाता है। अबू धाबी की नई शाखा बिक्री, तकनीकी सपोर्ट, रख रखाव और कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग का काम देखेगी। इजरायली अखबार मारिफ के अनुसार ये कदम इजरायल और यूएई के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेगा। इस प्रोजेक्ट में करीब $30 मिलियन का शुरुआती निवेश किया गया है। ये 2020 के बाद खाड़ी क्षेत्र में किसी इजरायली कंपनी का पहला बड़ा हथियार प्रोजेक्ट है, जब यूएई और इजरायल के बीच संबंध सामान्य हुए थे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से साझेदारी बढ़ाई है। यहां तक कि दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। हालांकि यूएई ने गाजा पर इजरायल के हमलों की आलोचना की है, लेकिन उसने औपचारिक रिश्ते तोड़े नहीं हैं। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $3.2 बिलियन तक पहुंच गया था। इसी साल जनवरी में यूएई की सरकारी डिफेंस कंपनी EDGE ने एक इजरायली सैन्य कंपनी में 30% हिस्सेदारी खरीदी थी। हालांकि बढ़ते तनाव के बीच दुबई एयर शो 2025 में इजरायली कंपनियों की भागीदारी रद्द कर दी गई है। लेकिन यहां पर सवाल यह कि जहां इजरायल एक तरफ फिलिस्तीनियों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण हमला कर रहा है और पूरी दुनिया में उनके खिलाफ आलोचना हो रही है, और खुद पश्चिमी देश जैसे स्पेन, आयरलैंड, नीदरलैंड जैसे देश और भी देश इजरायल पर हथियार प्रतिबंध लगा रहे हैं और इजरायल के साथ हथियारों का समझौता तोड़ रहे हैं। ऐसे में एक मुस्लिम देश का इस तरह रवैया अपनाना क्या ये सही है? क्या यूएई को फिलिस्तीन की कोई फिक्र नहीं है? अब कई सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।